आप सभी छात्र छात्राओं का सिविल इंडिया कोचिंग प्रयागराज में स्वागत है। आज आपको पीईटी एग्ज़ाम से संबंधित कुछ गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। इसमें कि पहला प्रश्न है, शून्य है। शून्य है मतलब शून्य परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ए तथा बी दोनों मतलब दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो शून्य है, ये शून्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो शून्य इस आधार पर एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती है जो अंश अपान हर के रूप में लिखी होती है, वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शून्य एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है आपका, 10 का प्रतिलोम गुणक होगा। 10 का प्रतिलोम गुणक होगा। प्रतिलोम गुणक 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10/1 लिख सकते हैं। प्रतिलोम गुणक का मतलब होता है यदि कोई संख्या अंश में है तो वो हर में आ जाएगी, और यदि वो संख्या हर में है तो अंश में चली जाएगी। तो यदि हम 10/1 का प्रतिलोम गुणक निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1/10, मतलब ये डी नंबर ऑप्शन जो है सही है। अगला है, निम्नलिखित में ये प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, तो ये सही है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत होती है 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1। फिर है, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 है, तो ये भी सही है, क्योंकि सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 होती है। फिर कह रहा है पाई एक परिमेय संख्या है, यही असत्य है, क्योंकि जितने भी प्रतीक चिन्ह होते हैं, जितने भी प्रतीक चिन्ह होते हैं वो सभी अपरिमेय होते हैं, अतः इसी नंबर ऑप्शन असत्य है। फिर है अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है इसका वो परिमेय है, दूसरा वाला ऑप्शन भी परिमेय है, और तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो भी परिमेय है। इसका जो डी नंबर ऑप्शन है ये 4/2 होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, और 2 एक ऐसी संख्या होती है अभाज्य संख्या, अतः डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक होटल में बैरे की आदमी नहीं है, यहाँ पर है आमदनी। आमदनी। एक होटल में बैरे किसी का नाम है, एक कोई व्यक्ति है। एक होटल में बैरे की आमदनी उसके वेतन और बख्शीश मिलाकर आंकी जाती है। उसका वेतन 500 रुपये प्रति सप्ताह है, और एक सप्ताह में उसकी बख्शीश, एक सप्ताह में उसकी बख्शीश उसके वेतन का 5/4 थी। इस सप्ताह में उसकी आमदनी का कितना भाग बख्शीश से आया। बख्शीश का मतलब होता है
ऊपरी इनकम, जैसे होटल में जो लोग काम करते हैं और आप लोग एक्स्ट्रा कुछ पैसे दे दे रहे हैं तो वो उसी को बख्शीश बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो उसका बख्शीश से जो पैसा मिलता है वो उसके वेतन का 5/4 है। मतलब ये नीचे वाला उसका वेतन है और ऊपर वाला उसकी बख्शीश है। बख्शीश, ऊपर वाला उसका बख्शीश है। अब इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। कह रहा इस सप्ताह में उसकी आमदनी का कितना भाग बख्शीश से आया। उसकी आमदनी कैसे निकलती है? आमदनी का मतलब है जो आप महीने पे कमाते हैं, वो आप वेतन से कमाते हैं, अदर जगह से जो भी आपको पैसा मिलेगा वो आपकी आमदनी पे गिना जाएगा। तो बख्शीश से उसको 5 रुपया मिलता है और आमदनी है उसकी 549, ठीक है ना। तो कह रहा इस सप्ताह में उसकी आमदनी का कितना भाग बख्शीश से आया? यही होगा 5/9, क्योंकि उसे 5 रुपये बख्शीश से मिला और 9 रुपये उसकी आमदनी है, 5/9 यही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। एक व्यक्ति को सही निशाना लगाने पर 1 रुपया मिलता है और निशाना चूकने पर उससे 1 रुपया ले लिया जाता है। यदि 100 बार निशाना लगाने के बाद खेल के अंत में उसके पास कुल 30 रुपये है तो उसका निशाना कुल कितनी बार चूका? चलिए, उसने टोटल 100 बार निशाना लगाया है, एक बार निशाना लगाने का उसे 1 रुपया मिलता है। इस आधार पर उसे कितना रुपया मिलना चाहिए? 100 रुपया। पर उसको जो है कितना रुपया मिला है? 30 रुपया। तो कितना रुपया नहीं मिला है? 70 रुपये। अब आप ये देखिएगा, जब वो एक बार निशाना लगाता है तो उसे 1 रुपया मिलता है और जब नहीं लगाएगा तो 1 रुपया उसे देना पड़ेगा। कुल मिला के जिस बार उसका निशाना चूकेगा उसे 2 रुपये का नुकसान होगा, तो इसमें 2 का भाग दे दीजिएगा। इस प्रकार आंसर आ जाएगा ये 35। उसका कुल मिलाकर 35 बार निशाना चूका होगा। चलते हैं हम लोग आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने। एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या समान है, मतलब दोनों समान मात्रा पे हैं, समान संख्या में हैं। 8 लड़कियां शेष बचे लड़कियां एवं उनके दुगने लड़कों को कक्षा में छोड़कर खो खो खेलने चली जाती हैं। बताइए कि शुरुआत में लड़के एवं लड़कियों की संख्या कितनी है। मान लीजिएगा ये कोई क्लास है, ये कोई क्लास है और इस क्लास में कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं। बॉयज और गर्ल्स दोनों बराबर मात्रा पे हैं, दोनों बराबर मात्रा पे हैं। अब इसमें क्या है कि कुछ 8 गर्ल्स यहाँ से छोड़कर चली जाती हैं और जब 8 गर्ल्स खो खो खेलने चली जाती हैं तो जो संख्या बाद में बचती है, तो ये जो लड़कों की संख्या बचती है ये लड़कियों की संख्या की दोगुनी रहती है। इसका मतलब ये निकला कि जो लड़कियां गई हैं 8, वो लड़कियों की संख्या का आधा है। तो लड़कियां टोटल कितनी होंगी? 16। जब 16 लड़कियां हैं तो लड़के भी 16 होंगे क्योंकि दोनों बराबर थे। 16 में 16 ऐड कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा 32। यही आंसर है आपका। टोटल संख्या कितनी है? 32। बताइए कि शुरुआत में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी थी? तो 32 थी। अगला प्रश्न है 50 दिनों में कार्य के लिए प्रश्न है आपके सामने। 50 दिनों में कार्य करने के लिए एक व्यक्ति इस शर्त पर नियुक्त किया गया कि उसे प्रत्येक कार्य दिवस के 12 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन
प्रत्येक अनुपस्थित दिन पर 6 रुपए जुर्माना काटा जाएगा। काम समाप्त होने पर उसे 420 रुपए मिले। वह कितने दिन अनुपस्थित रहा ये आपको बताना है। तो यदि वो 50 दिन काम किया और एक दिन काम करने में उसे 12 रुपए मिलते हैं तो टोटल कितना रुपए मिलना चाहिए था? 12 पंचे 60, 600 रुपए मिलना चाहिए था, पर उसे कितना रुपया मिला? 420। तो उसे कितना रुपया नहीं मिला? 180 रुपए। अब कंडीशन ये दे रखी है कि जिस दिन वो काम करेगा तो उसे जिस दिन वो काम करेगा तो उसे 12 रुपए मिलेगा, ये था। और जिस दिन वो काम करने नहीं आएगा तो उसे 12 रुपए वो भी नहीं मिलेगा और 6 रुपए जुर्माना होगा। कुल मिलाकर उसे कितने रुपए का नुकसान होगा? 18 का। तो 18 का भाग दे दीजिएगा, आंसर होगा 10 दिन। कुल मिलाकर ये आया कि वो 10 दिन अपने काम से अनुपस्थित रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है। आमों से भरी एक पेटी का वजन 150 किलोग्राम है, जबकि उसके भीतर 8 छोटी छोटी पेटियां हैं जिनमें प्रत्येक में बराबर बराबर वजन के आम रखे हुए हैं। अगर खाली बड़ी पेटी का वजन 6 किलोग्राम है और प्रत्येक खाली छोटी पेटी का वजन 2 किलोग्राम है, तो प्रत्येक छोटी पेटी में रखे आमों का वजन कितना है? ये आप एक पेटी है, ये एक बड़ी पेटी है और इसके अंतर्गत ये 8 छोटी छोटी पेटियां हैं और टोटल वजन इसका 150 किलोग्राम है और इसमें 8 पेटियां छोटी छोटी हैं, तो उनका खाली पेटी का वजन कितना होगा? 16। और 6 किलोग्राम बड़ी पेटी का वजन है, तो 16 4 क्या आएगा? 22। कुल मिलाकर के जो यहाँ पे पेटियां होंगी उनका वजन होगा 22 और टोटल वजन है 150। इसमें 22 आप घटा दीजिएगा तो आंसर आएगा 128। और इस 128 में आप भाग दे दीजिएगा 8 से, क्योंकि 8 पेटियां हैं इसलिए 8 से भाग देना है और सब में बराबर बराबर मात्रा में आम है तो आप 8 से भाग दे सकते हैं। 8 एकम 8 आएगा, 4 बचेगा, 48 होगा। 8 छंग 48, तो एक पेटी में कितना वजन होगा? 16 केजी का। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है, आप लोग इसे देख लीजिएगा, मैं इसे पूरा करा दे रहा हूं। कह रहा एक झील में एक शहर को जल आपूर्ति होती है। यह देखा गया कि पहले और दूसरे महीने में शहर एक ही मात्रा में जल का उपभोग करता है। यहाँ पे उपभोग होगा, उपभोग करता है। अगले 4 महीनों में जल उपभोग की, इसके बाद अगले 4 महीनों में जल उपभोग, इसके बाद ये थोड़ा सा छूट गया है प्रश्न, मैं इसे पूरा करा दे रहा हूं। इसके बाद में ये प्रश्न मैं यहां से लिख रहा हूं, अगले 4 महीनों में जल उपभोग की, इसके बाद में जो प्रश्न छूटा है वो मैं यहां से लिखूंगा, जल उपभोग की मासिक दर, जल उपभोग की मासिक दर, जल उपभोग की मासिक दर पहले 2 महीनों की तुलना में आधी रह जाती है। पहले
2 महीनों की तुलना में पहले 2 महीनों की तुलना में आधी रह जाती है। पहले 2 महीनों की तुलना में आधी रह जाती है। आधी रह जाती है। आगे है इसके बाद में, इसके बाद यह पर्यवेक्षित किया गया। हाँ, बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, सही है। इसके बाद यह पर्यवेक्षित किया गया कि झील में शेष जल आरंभिक मूल आयतन का आधा है। दूसरे महीने में उपभोग किए गए जल और झील के आरंभिक जल के आयतन का अनुपात है। कहने का मतलब ये है कि दूसरे महीने में जितना पानी खर्च किया गया है वो टोटल खर्च किए गए का कितना भाग है या उसका रेशियो निकालना है। तो मान लीजिएगा जैसे कि ये कोई झील है, इतनी छोटी हो नहीं सकती पर समझ लीजिए कोई झील है, ठीक है ना। और इसमें पहले वाले 6 महीने में जितना यूज किया गया है, लास्ट वाले 6 महीने में उतना ही छोड़ दिया गया, मतलब आधा यूज किया है। पर इसमें कंडीशन ये है कि पहले 2 महीने में जितना यूज किया गया है पहले 2 महीने में, तो वो लास्ट वाले 2 महीने के यूज के बराबर है। सॉरी, लास्ट वाले 4 महीने के यूज के बराबर है। जो ये पहले वाले 6 महीने थे उसमें जितना शुरू के 2 महीनों में यूज किया गया उसके बाद वाले 4 महीनों में उतना ही किया गया है। तो इसका मतलब है इस 1 महीने में जितना यूज किया गया है, इस 1 महीने में जितना यूज किया गया है वो इसके जो है 2 महीनों के बराबर होगा, ठीक है ना। उसके जो है 2 महीनों के बराबर होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है अगले 4 महीनों में जल उपभोग की मासिक दर पहले 2 महीनों की तुलना में आधी रह जाती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि उस 2 महीने में 1 महीने में जितना यूज किया गया है वो 2 महीने का पानी था, तो आप रख दीजिएगा 2 और टोटल जो है पानी था 12, या आप इसमें मान सकते हैं कि टोटल पानी था 12 लीटर, ठीक है ना। उस 12 लीटर में 6 लीटर तो बाद में बच गया, तो बचा कितना ऊपर 6 लीटर। उस 6 लीटर पानी का आप कर सकते हैं कि जो है आधा पानी मतलब 3 लीटर पानी, उस 6 लीटर पानी का आधा मतलब 3 लीटर पानी जो है वो पहले 2 महीने में यूज किया गया और 3 लीटर पानी बाद के 4 महीने में यूज किया गया। तो 1 महीने में कितना यूज किया जाएगा? 1 महीने में यूज किया जाएगा 1.5 लीटर। तो 1.5 बटे हो जाएगा 12, दशमलव हटाएंगे नीचे 0 बढ़ जाएगा, 15 बटे 120 काट देंगे तो आंसर होगा 1 बटे 8। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि दूसरे महीने में 1 बटे 8 पानी यूज किया गया। समझ गए आप लोग? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ये है एक संस्था में अफसरों का 1/5 भाग तथा सुपरवाइजरों का 1/2 भाग एक सम्मेलन में भाग लेते हैं। यदि भाग लेने वाले अफसरों तथा, यहाँ पे होगा तथा, अफसरों तथा सुपरवाइजरों की संख्या कुल मिलाकर 400 है, तो बताएं उस संस्था में कितने अफसर तथा सुपरवाइजर हैं। उस संस्था में कितने अफसर तथा सुपरवाइजर हैं। तो इसका जो है 1/5 जो है अफसर भाग लेते हैं और 1/2 जो है वो सुपरवाइजर लेते हैं, और कुल मिलाकर के 400 लोग जाते हैं भाग लेने। तो कह रहा है उस संस्था में कितने लोग काम करते हैं। अब हमको नहीं दे रखा है कि इसमें अफसर कितने हैं और सुपरवाइजर कितने हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी है।
अतः इसका जो है आंसर होगा आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है ना। इसमें ये भी नहीं होगा, ये सभी ऑप्शन गलत है। आप ये एक अलग सा ऑप्शन होगा, ई नंबर समझ लीजिएगा, उसी को लगाना है। आंकड़े अधूरे हैं, इनमें से कोई नहीं और आंकड़े